नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है द मेटा सीक्रेट बाय मेल गिल। द मेटा सीक्रेट द नेक्स्ट लेवल। इस किताब में डॉक्टर मेल गिल ब्रह्मांड के 7 बेसिक लॉज जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टेप्स की तरह इस्तेमाल कर सकते। इसीलिए इस किताब को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का स्टेप बाय स्टेप गाइड कहा जाता है, जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने में, हमारी जिंदगी को खुशनुमा बनाने में हमारी मदद करता है। मेल गिल कहते हैं कि हम हमारे अनुभवों से काफी बड़े हैं। हम जिन अनुभवों से गुजरते हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन हम उन अनुभवों को कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया या बर्ताव होता है, सोच होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उसी के आधार पर ये डिपेंड होता है कि हम क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं, ना कि हमारे बोलने से। वो कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में हम पेन यानी वेदना को तो दूर कर सकते, लेकिन सफरिंग यानी कष्ट या पीड़ा तो ऑप्शनल है। मतलब पीड़ा हमारे एटीट्यूड यानी नजरिया, समझ पर निर्भर होती है। इसमें वो कहते हैं कि हर किसी की एक स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक साइड भी होती है, जो उनके फिजिकल यानी शारीरिक मर्यादा से परे और कई ज्यादा पावरफुल होती है। मेटाफिजिक्स के बारे में वो कहते हैं कि दिखाई ना देने वाली बातों का अभ्यास या स्टडी यानी मेटाफिजिक्स। हम जो कुछ भी जिंदगी में बदलना चाहते हैं वो सबसे पहले मन के अंदर बदलना जरूरी है। मेटा का मतलब होता है फिजिकल यानी भौतिक से परे, जिसे हम सिर्फ मन की आंखों से देख सकते हैं। अगर हम अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर से बाहरी दुनिया को कंट्रोल यानी नियंत्रित करना सीखना होगा, और यही हम इस किताब में देखेंगे। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि हम जितना ज्यादा ग्रेटफुल रहेंगे, हर बात जो हमारी जिंदगी में मौजूद है उसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे, उतना ज्यादा हम अच्छी बातों को जिंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे ही एक्शन यानी बर्ताव लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और हमें एक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है, तभी हम सारा डर और चिंता और शक को छोड़ पाते हैं। हमें बचपन से बाहरी दुनिया को रिएक्ट करना या उसे देखकर सोचना, जीना सिखाया गया है, जो सब हमें अनलर्न करके हमें अपने सपने पर पूरा ध्यान लगाना सीखना होगा। फिर चाहे बाहरी माहौल कुछ भी हो, एनर्जी हमेशा हायर लेवल यानी उच्च स्तर से लोअर लेवल यानी निचले स्तर की ओर बहती है, और हमारा हायर लेवल मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे यहाँ मेटा सेल्फ भी कहा गया है। इसलिए ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी हकीकत लोअर लेवल हमारे हायर लेवल से यानी सबकॉन्शियस माइंड से आती है। क्लैरिटी यानी सटीकता एक पावर है, ताकत है। अगर हम अच्छे से जानते हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो हमारी सारी एनर्जी उसी बात पर हम फोकस कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि वो असल में क्या चाहते हैं। वो बस औरों की बातें सुनकर जीते रहते हैं और अपने सपने से दूर चले जाते हैं। हमें जो भी चाहिए वो क्या चाहिए, क्यों चाहिए, इसका भी जवाब हमारे पास होना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, लेकिन जब तक उन पैसों का आप क्या करेंगे ये आपको पता नहीं, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। ये किताब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सपोर्ट करने वाले 7 बेसिक लॉज के बारे में बताती है, जैसे कि लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, लॉ ऑफ मेंटलिज्म, लॉ ऑफ पोलैरिटी, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ जेंडर, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लास्ट लॉ ऑफ फ्रीडम। इन सबको कंबाइन करके हमें जो फाइनल पैकेज मिलता है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इन 7 बेसिक लॉज को समझते हैं, अच्छे से जानते हैं और उसके मुताबिक हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करते हैं, तो हमें कुछ भी और कोई भी रोक नहीं सकता। अब हम एक एक लॉ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से समझ में आए और आप उसका सही इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। हम सब एनर्जी बीइंग हैं और हमारे वाइब्रेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और हमें अपनी चाहती चीज पाने के लिए कर्म करने की सख्त जरूरत है। अब ये नियम यानी लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहता है कि अपने अंदर की दुनिया अपने बाहर के विश्व को प्रतिबिंबित करती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी से पूछे कि जिंदगी कैसे चल रही है, तो कोई जवाब देंगे बहुत बढ़िया,
बहुत मजे में, बहुत अच्छे से कट रही है जिंदगी। और हो सकता है कोई जवाब देंगे, नहीं बहुत मुश्किल है, कुछ ठीक नहीं है। अब ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर जो विचार, भावनाएं, हमारी प्रवृत्तियां हैं, वही हमारे बाहर भी रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि प्रतिबिंबित होता है। अगर हम अंदर यह सोच रहे कि सब कुछ अच्छा है, तो बाहर हमारे सब कुछ अच्छा होता है। जब हमारे अंदर हमारी सोच ये है कि कुछ ठीक नहीं है, तो बाहर वही हमें दिखे। यह नियम कहता है जो अंदर है वही हमारी बाहर की दुनिया में दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में हमारे बाहर की दुनिया वही दर्शाती है जो वास्तव में हमारे अंदर चल रहा है, यानी हमारे दिमाग, हमारी सोच और हमारी भावनाओं में चल रहा है। हमारी बाहर की दुनिया हमारे विचार, विश्वास और भावनाओं के साथ मेल खाती है। आपके दोस्त, आपका काम, आपकी स्थिति आपके अंदर की दुनिया का एक प्रतिबिंब है। अगर सीधे शब्दों में इसे समझाया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आईने के सामने अगर फूल रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब भी फूल ही होगा। आईने के सामने अगर पत्थर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब पत्थर ही दिखेगा। जो मेरे अंदर है वही दुनिया, वही सब कुछ मेरे बाहर दिखेगा। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि अगर हम कुछ भी बदलाव चाहते हैं, कुछ भी बदलना चाहते हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की समस्याएं, हमारे आसपास की घटनाएं, तो हमें अपने अंदर की सोच, भावनाएं, एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको इसे बदलने के लिए अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर की दुनिया की वजह से आप दुखी है या आपका जवाब यह है कि जिंदगी मुश्किल है, बल्कि आपके अंदर की सोच, आपका एटीट्यूड, उसकी वजह से आपके बाहर जो भी प्रतिबिंबित हो रहा है वह है। तो हम बाहर उसके साथ लड़ने के बजाय, बाहर की दुनिया को बदलने के लिए लड़ने के बजाय, अगर हम अंदर काम करना शुरू कर दें, हमारी सोच पे, हमारे विचारों पे, हमारी भावनाओं पर, तो बाहर की दुनिया बदलने में देर नहीं लगती। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ मेंटलिज्म, मतलब सब कुछ मन है। ब्रह्मांड जो है वो मन के मुताबिक काम करता है। हम में से ज्यादातर लोग भौतिक यानी फिजिकल बातों को ज्यादा विश्वास करते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब पहले किसी के मन में निर्माण हुआ। जैसे जब लोग समझते थे कि हमारा आकाश में उड़ना नामुमकिन है, तब राइट ब्रदर्स उड़ने की बात पर मन में विश्वास करते थे और उस पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके मन से आज हवाई जहाज हकीकत में है और हम आसानी से ये विश्वास कर सकते हैं कि हम उसमें से बैठकर उड़कर कहीं भी जा सकते। लेकिन आज हम जो मानते हैं वो प्लेन को उड़ते हुए देखकर मानते हैं, यानी फिजिकली देखकर, उसे एक्चुअली देखकर हम मानते हैं कि हम उड़कर जा सकते हैं। लेकिन राइट ब्रदर्स ने जब कुछ भी आसार उड़ने के नहीं थे, दिखाई नहीं दे रहे थे और सारे लोग उन्हें हंसते थे, फिर भी मन में ये मान लिया था कि वो एक दिन जरूर उड़कर दिखाएंगे। हमारी इच्छा के लिए इतना गहरा विश्वास हमारे मन में होना ही मेंटलिज्म है। लॉ ऑफ पोलैरिटी यानी ध्रुवीयता का नियम यह कहता है कि जिस तरह पृथ्वी पर दो ध्रुव माने जाते हैं, उत्तर और दक्षिण, उसी तरह ब्रह्मांड की हर चीज में दो ध्रुव होते हैं, जैसे कि दिन रात, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, काला सफेद, यानी कि हर चीज का कोई ना कोई विपरीत गुण होता है। और वो दोनों सही और विपरीत, या वो दोनों चीजें जो एक दूसरे के विपरीत है, एक ही सोर्स से, एक ही स्रोत से निकलती है। ध्रुवीयता का यह नियम कहता है किसी भी स्थिति में हर चीज के लिए एक विपरीत ध्रुव होता है, आपको सिर्फ उसे देखना आना चाहिए। और वही बात लोगों को भी लागू है। लगातार लोगों में अच्छे की परख करें, इससे जब भी आप उनकी अच्छी बातों के बारे में ढूंढना शुरू करते हैं
उन्हें और आपको दोनों को पता चलता है कि उनमें क्या अच्छा है, पूरी तरह बुरा या पूरी तरह अच्छा कोई नहीं। इसलिए हमें जब भी कोई बुरी चीज किसी सामने वाले में नजर आती है, हमेशा ढूंढना शुरू कर दीजिए कि अच्छा क्या है, इस इंसान में अच्छा क्या है। और जब भी आप उनकी अच्छी चीजों के बारे में पता लगाते हैं, उन्हें तुरंत बता दीजिए कि ये बात आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि लोगों को तारीफ हमेशा पसंद है और आपको इसका फायदा यूँ होता है, एक तो वो आपको पसंद करने लगते हैं, वो आपको अच्छा समझने लगते हैं जब आप उनकी अच्छी बात उन्हें बता देते हैं ढूंढकर। और दूसरी बात, कोई भी अच्छा गुण या अच्छी बात की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि उच्च स्तरीय वाइब्रेशन की कंपन गति वह विचार आपके मन में लाता है। तो जाहिर है कि आपकी वाइब्रेशन लेवल, आपकी गति, कंपन गति अपने आप उच्च हो जाती है। पोलैरिटी का यह नियम कहता है कि ब्रह्मांड के नियमों के तहत सभी बातों की अपनी स्वयं के विपरीत ध्रुव है। हर असफलता के अंदर एक सफलता की क्षमता दबी रहती है। जीवन में हर चीज, हर कुछ, हर कोई एक समान विपरीत होता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस ध्रुव को, इस इंसान के किसी वस्तु की कौन से ध्रुव को अनुभव करते हैं या देखना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस कला में महारत हासिल करने के लिए हमें अध्ययन की आवश्यकता होगी और इस अध्ययन के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा। यह नियम हमारी वाइब्रेशन का जो दूसरा नियम है उसके साथ जुड़ा हुआ है। असफलता के बगैर सफलता नहीं समझ में आती, बुरे के बगैर अच्छा नहीं समझ में आता। मतलब यह पूरा ब्रह्मांड ड्युअलिटी से भरा हुआ है, यानी दोहरत्व से भरा हुआ है। इस नियम के तहत यह भी कहा जाता है कि किसी भी चीज का मैनिफेस्टेशन या फिर हकीकत में लाना किसी भी चीज को बस उसके वाइब्रेशन पे निर्भर करता है, क्योंकि अच्छा या बुरा या एक ही चीज से, एक ही स्रोत से निकलता है। हम किस दिशा में अपने वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं उस चीज को हकीकत में लाने के लिए, उस पे ये निर्भर करता है कि ये अच्छा होगा या बुरा। लॉ कॉज एंड इफेक्ट कैसे काम करता है? थिंग हैपेंस बाय चांस इन दिस यूनिवर्स। इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता बिना किसी वजह के। बाय चांस ऐसे कुछ नहीं होता है। हर चीज जो भी घटता है, जो भी होता है, हर छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, बात लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के अनुसार ही घटती है। अब लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऐसा है कि जहाँ पे कोई कारण होता है, कोई क्रिएट होता है कारण, तो उसका परिणाम तो दिखना ही है। ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है कि कारण और परिणाम का नियम, इसे हम कह सकते हैं। मतलब जैसे कि हमारी जिंदगी में अगर कुछ भी घट रहा है, चाहे वो व्यक्ति की वजह से हो, चाहे किसी घटना की वजह से हो, चाहे किसी चीज की वजह से हो, तो उसका जो कारण है वो पहले क्रिएट हो चुका है और अब जो घट रहा है वो परिणाम है। अभी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो परिणाम है, वो कारण नहीं है। हम उसे कारण समझ लेते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन से हम अगेन एक नया कर्मा क्रिएट करते हैं, नया कॉज क्रिएट करते हैं और ये कॉज एंड इफेक्ट की चेन जो है वो हम आगे ही चलाते रहते हैं। तो इसलिए ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हमारे साथ कुछ भी घटता है, चाहे हमें कोई कुछ कह दे, चाहे हमारे साथ कोई कुछ बुरा करे, चाहे बुरी घटना हो जाए, तो हमने इसका कॉज पहले ही क्रिएट किया था, फिजिकल यानी एक्शन के तौर पर, या फिर बोलने के तौर पर, या फिर मन में सोचने के तरीके से। ये तीनों कर्मा अगर हमें लगता है कि हमने कुछ किया तो नहीं है, सिर्फ बोला है, सिर्फ सोचा है, जी नहीं, बोलना और सोचना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एक्चुअली करने से। तो अगर हमने सोचा भी है, और कई बार ऐसे हो जाता है ना कि इतने सारे थॉट्स हम दिन में सोचते हैं, बहुत सारी बातें हम भूल भी जाते हैं कि हमने ये सोचा था। लेकिन अगर हमने ये सोचा था, इसके ऊपर हमने इमेजिनेशन किया था, उसे थोड़ा सा भी वक्त दिया था, अगर वो नेगेटिव चीज है हमारे लिए, और वो कॉज क्रिएट हो गया हमारे मन में, हमारी सोच से, और वो
उसका परिणाम तो हमें दिखेगा ही। ये बात अगर हम समझ लेते हैं ना, तो हमारे एक्शंस, हमारे स्पीच यानी हमारा बोलना और हमारे थॉट्स यानी हमारे विचार के बारे में, हमारी सोच के बारे में हम अवेयर होने लगते, हमें होना चाहिए। जैसे जैसे हम अवेयर होते जाएंगे तो अपने आप हमारे कॉजेस जो है, जो गलत कॉजेस हम क्रिएट करते हैं, उन्हें हम कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। और जितने हम नेगेटिव कॉजेस कंट्रोल करेंगे उतना ही हमारा इफेक्ट जो है, परिणाम जो है, हमारे आने वाले घटने वाली बातें जो है वो पॉजिटिव ही हो जाएंगी। मतलब अगर हम जिंदगी में ज्यादा पॉजिटिविटी चाहते हैं तो हमें हमारे एक्शंस, हमारी स्पीच यानी हमारा बोलना, हमारा करना और हमारे सोच पे हमें अवेयर होना चाहिए। हमें उसके बारे में जागरूक होना जरूरी है। हमें हर वक्त ये देखना चाहिए कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और अगर ये नियम हम अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो हम हमेशा ऐसे ही कॉजेस क्रिएट करेंगे कि जो हमें अच्छी परिणाम लेकर आए हमारे लिए। नोइंगली और अननोइंगली भी कई बार हम कोई कॉज क्रिएट कर देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं। तो नोइंगली अननोइंगली कैसे भी हो, अगर कॉज क्रिएट हो गया है तो उसका परिणाम तो दिखेगा ही, क्योंकि ब्रह्मांड के जो लॉज है वो सबके लिए सेम है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है किसी। तो इसलिए अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो पहले तो हमें ये सोचना जरूरी है, इमीडिएट रिएक्ट करने के बजाय, कि ये इफेक्ट है जो कॉज मैंने कहीं तो भी क्रिएट किया था उसका। तो अभी मुझे उसको रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि जब मैं रिएक्ट कर देती हूँ बिना सोचे समझे, तो मैं नया कॉज क्रिएट करती हूँ कि आगे चलकर और कुछ बुरा हो जाए, और कुछ बुरा हो जाए, और ये कॉज इफेक्ट का चेन बढ़ता ही रहता है। अगर मैं सोच के कि नहीं, मैंने कोई कॉज क्रिएट किया होगा तभी ये बुरा परिणाम मेरे सामने आया है, तो मुझे अब इसे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अगर मैं ये सोच के उसे रिस्पॉन्ड करती हूँ तो अपने आप में ये कॉज एंड इफेक्ट का चेन जो है वो नेगेटिव इफेक्ट का ब्रेक कर देती हूँ। तो अपने आप मेरे सारे परिणाम, मेरे सारे रिजल्ट्स जिंदगी में आने वाले पॉजिटिव में बदलने लगते। जैसे जैसे आपको ये रूल समझ में आने लगता है तो अपने आप आपके रिएक्शंस और आपका कॉज क्रिएशन पॉजिटिव ही होने लगता है। हमारे सारे कॉजेस जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे और जितना हो सके उन पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे परिणाम जो है वो बहुत अच्छे ही मिले। लॉ ऑफ जेंडर, यह नियम सृष्टि की रचना को नियंत्रित करता है। जीवन के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है। ब्रह्मांड का यह नियम कहता है कि हर चीज में पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी तत्व होते हैं। यह तीनों तलों पर सच है, जैसे कि शारीरिक तल, मानसिक तल और आध्यात्मिक तल। मानसिक तल पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के तत्वों का मतलब है हमारे दिमाग के दो भाग, दाया और बाया, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि दिमाग और दिल, इन दोनों के समतोल के बगैर कोई भी काम हम आसानी से नहीं कर सकते। और मानसिक तल का बैलेंसिंग या समतोल होना मतलब यह जरूरी नहीं है कि वह फिजिकल या शारीरिक तल पर भी हो। उदाहरण के तौर पर कोई हट्टा कट्टा आदमी बड़े नाजुक दिल वाला भी हो सकता है, जो किसी के दुख को देखकर रो भी पड़ता है। या फिर जैसा कि हम देखते हैं, कोई दुबली पतली सी महिला कोई बड़ा काम, कोई मजबूत काम आसानी से कर लेती है। तो इन्हीं दोनों तत्वों को हमें मानसिक तल पर बैलेंस करना होता है, क्योंकि साथ में काम करने से विचारशीलता सफलता को जन्म देती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यानी कंपन का नियम, ये एक यूनिवर्सल लॉज में से एक लॉ है, नियम है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इस लॉ को नहीं जानते तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद काम नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ वाइब्रेशन ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस है, नींव है, उसका फाउंडेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन के मुताबिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो। तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये कहता है कि हर चीज इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो कंटिन्यूअसली, सतत, निरंतर हिल रहा है,
घूम रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ भी परमानेंट स्टैटिक नहीं है। वो हमें कुछ चीजें दिखाई देती है स्टैटिक, जैसे कि हमारा शरीर या कोई टेबल या चेयर, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी जो घूमने की डेंसिटी है वो कम है, इसलिए वो हमें सॉलिड दिखाई देते हैं या फिर एक ही जगह पे स्थिर दिखाई देते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो जैसे कि हम हवा में या सूरज की रोशनी में हवा के कण, धूली के कण देख सकते हैं, उसी तरह बिल्कुल हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और हर एक चीज, चेयर, टेबल जो भी हमने कंसिडर किया था, वो सारा ही घूम रहा है। उसका एक कंपन है, वो हिल रहा है, एक पर्टिकुलर, हर एक की एक अलग अलग गति होती है, फोर्स होता है, उसकी एक लेवल होती है वाइब्रेशन की, उसी लेवल में वो वाइब्रेट हो रहा है। तो अगर ये नियम पता है तो हम इसे कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर ये समझते हैं कि हर एक चीज बदल रही है, फिर चाहे वह आपके विचार हो, कल्पना हो, भावना हो, जो भी हो, या फीलिंग्स हो, हर वक्त वो बदल रहा है और हम वही पाते हैं जो हम डिजर्व करते हैं, हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व। इसका मतलब हम अपनी एनर्जी की, यानी कि हमारे माइंड की, हमारे सोच, विचार, भावना, फीलिंग्स की वाइब्रेशन लेवल, कंपन गति जिस लेवल तक लेकर जाते हैं, वही चीजें हमें मिलती है या हमारे जिंदगी में, रियलिटी में मौजूद होती है। अब इसका मतलब और आसान शब्दों में कहा जाए तो बेसिकली, जैसा कि अगर हम पहले माले से नीचे की ओर देखेंगे तो हमें जितनी जगह दिखाई देगी या जितना आकाश दिखाई देगा, डेफिनेटली अगर हम 5th या 10th माले पे जाकर देखते हैं तो ज्यादा बड़ा, ज्यादा वाइड व्यू हमें दिखाई देगा जमीन का, आकाश का। उसी तरह हम, हमारी वाइब्रेशन लेवल जो भी होती है, उसी लेवल की चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं, उसी लेवल की चीजों को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए कई सारे बुक्स में मैनिफेस्टेशन के, जो स्पेसिफिकली हकीकत में लाने के लिए सपनों को, ये बताया जाता है कि आप वो फील करो जो आप चाहते हो एक्चुअली, फिर चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई भी चीज हो जो आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में हो, तो उसे आपने पा लिया है। ये फील जितना करोगे ना, उतना आप अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन लेवल को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं और फिर वो आपकी जिंदगी में, रियलिटी में आ जाता है। तो ये था लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। आप बहुत ज्यादा अच्छे से मैनिफेस्टेशन की तकनीक है वो सीख सकते हैं। तो पहले आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन पर ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इसे पहले अपनाना पड़ेगा, इस पे अमल करना पड़ेगा, इसे सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। लॉ ऑफ रिदम, जिसका मतलब है कि एक ताल का नियम। इस ब्रह्मांड में हर चीज, हर एक ताल के मुताबिक चल रहा है, कि इस ब्रह्मांड में हर चीज पेंडुलम की तरह अपनी एनर्जी का, अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। ताल का यह नियम कहता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा एक पेंडुलम की तरह है। जब भी यह दाएं की ओर घूमता है, उतना ही यह बाएं की ओर भी घूमेगा। जो चीज अस्तित्व में है वह सब एक रिदम यानी ताल में शामिल है, लहराती है। या तो सब कुछ बढ़ता है या कम होता है। अपनी भावनाओं को कभी भी अपने ऊपर हावी होने की अनुमति ना देकर आप भी यह कर सकते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी को किस तरह से हम बनाए रखें, तो हमारे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम बहुत अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। तो ये थे 7 बेसिक्स लॉ जो ब्रह्मांड के कई सारे लॉज में से हैं। तो चलिए दोस्तों, इतनी आसान भाषा में उन्होंने 7 लॉज बताए हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि आप सबको पता है, तो इसी पे आज से हम काम करना शुरू करते हैं। धन्यवाद।